हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टाइटेनियम हिस्ट्री क्लास। आज सभी लोगों का टाइटेनियम हिस्ट्री क्लास में स्वागत है। एक बार हम फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और एक नया चैप्टर लेके। क्लास 9th का चैप्टर क्या सेकंड चैप्टर है और जिसका नाम है पीपल एज ए रिसोर्स। क्या नाम है? पीपल एज ए रिसोर्स। इसकी चर्चा करेंगे पूरे चैप्टर की और आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझेंगे और हमेशा की तरह अपने साथ बुक को साथ में लेके बैठेंगे। एनसीईआरटी की बुक साथ में लेके बैठिए। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपसे जुड़ा हुआ चैप्टर है। आपको एक जीवन की नई चीज़ आपको जानकारी में मिलेगी, आपके दिमाग के पट खोलेंगे। ये चैप्टर आपको लाइफ के बारे में बताएगा, आने वाले फ्यूचर के बारे में बताएगा और हम तो कहेंगे सभी लोगों के लिए, चाहे छोटे हों या बड़े हों, सभी लोग इस क्लास को देखें और समझें कि क्या चीज़ है। चलिए चलते हैं। आपका चैप्टर है पीपल एज ए रिसोर्स। ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 और क्लास 9th में है। ठीक है, आपके कोर्स का है। सभी को मालूम है पीपल का मतलब लोग होता है। पीपल मतलब होता है लोग और रिसोर्स माने होता है संसाधन। क्या होता है? संसाधन। रिसोर्स को हम लोग कहते हैं संसाधन। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या करते थे, लोग जो हमारे देश में थे तो उसको लाइबिलिटीज के रूप में समझा जाता था। लाइबिलिटीज मतलब एक तरह से बोझ माना जाता था। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे पीपल एज ए रिसोर्स होता क्या है, ये रिफर किसको करता है। तो यहां लिखा हुआ है पीपल एज ए रिसोर्स इज अ वे ऑफ रिफरिंग। एक तरीका है, एक रास्ता है जो रिफर करता है टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल। तो पीपल एज ए रिसोर्स किसको रिफर करता है? वर्किंग पीपल को, जो लोग काम कर रहे हैं। और आजकल तो दुनिया पूरी काम में ही कर रही है, निकलती है, सुबह निकलती है शाम को आती है, कुछ लोग रात में काम करते हैं, 24 घंटे काम में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर पीपल एज ए रिसोर्स जो चैप्टर है वो देश की वर्किंग पीपल को, वर्किंग क्लास के लोगों को रिफर करती है। और किस टर्म में? कि वो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल है, वो हमारे देश की क्या है? स्किल है। स्किल माने कुशलता और एबिलिटीज हैं, योग्यताएं। तो यहाँ पीपल एज ए रिसोर्स जो कहा गया है चैप्टर में, तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो वो वर्किंग क्लास पीपल जो हमारे देश में या किसी भी देश में है, तो उसकी पॉपुलेशन को यहाँ पर पीपल एज ए रिसोर्स कहा है। और किस रूप में? अगर वो स्किल्स है, स्किल मतलब कुछ ना कुछ ट्रेंड है, किसी न किसी फील्ड में उसको महारत हासिल है और उसके अंदर एबिलिटीज हैं। तो आजकल हमारा देश जो है, हमारे देश में जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं स्कूलों में, उनके अंदर भी क्या है? स्किल्स डेवलप की जा रही है, उनके अंदर एबिलिटीज को इन्हेंस किया जा रहा है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सीखें और वो चीज़ उनके भविष्य में काम आएगी, उनके भविष्य का एक हॉरिजन तय करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर पीपल एज ए रिसोर्स को वर्किंग पीपल कहा गया है और वो कहाँ एग्जिस्ट करती है? एज ए प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटीज के रूप में। किसी भी देश में वो उस देश की प्रोडक्टिव स्किल और एबिलिटीज है। यहाँ पर हम बताना चाहेंगे, अब जैसे जापान है, जापान भी एक देश है, हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वार में उसकी कमर टूट गई थी, लमसम वो बर्बाद हो गया था। जब यूएस ने जापान के दो प्रमुख शहरों में, जिसका नाम हिरोशिमा और नागासाकी है, जब 1945 में एटम बम गिराया उसके प्रमुख शहरों में, तो लमसम वो बर्बादी ही हो गया था, जिसका असर आज भी देखने को मिलता है। लेकिन जापान के जो लोग हैं या जापान की जो सरकार है, वो चुप नहीं बैठने वाली थी। वो वर्किंग क्लास थी, उसके अंदर स्किल थी, उसके अंदर एबिलिटीज थी
उसने अपनी क्षमता के बल पे वो खड़ा हो गया। आज एशिया में अगर कहा जाए तो वो रिच कंट्री माना जाता है, वो डेवलप कंट्रीज है। क्यों? वो अपनी योग्यता के बल पर आया। और ऐसा क्यों हुआ, इस चैप्टर में जानेंगे। इस चैप्टर में आपको बताएंगे जापान के बारे में, वो क्यों टॉप पे आ गया, वो क्यों डेवलप कंट्रीज बन गया। यहाँ पर डेवलप कंट्रीज का मतलब होता है विकसित देश। भारत एक डेवलपिंग कंट्रीज है, विकासशील देश की दौड़ में है, और वो हमारी दौड़ से आगे निकल गया। ऐसे कौन से कारण थे, वो आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं। लिखा हुआ है पॉपुलेशन, जो जनसंख्या होती है। आज हम जनसंख्या में नंबर 1 पे आ गए। पहले नंबर 2 पे थे, नंबर 1 पे चाइना था, आज नंबर 1 पे आ गए। जो हमारे देश के या दुनिया के जो आंकड़े बता रहे हैं, उसके आधार पर हम नंबर 1 पे आ गए। तो पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल। पॉपुलेशन को या पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल में बदला जा सकता है, वो ह्यूमन कैपिटल में परिवर्तित किया जा सकता है। कब, कैसे? व्हेन देयर इज ए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करना होगा। आपको मालूम है, एक किसान भी अपने खेतों में इन्वेस्टमेंट करता है। वो अपने श्रम लगाता है, खाद लगाता है, पानी लगाता है, बीज बोता है, गुड़ाई करता है, उसकी देखरेख करता है, तब जाके उसको फसल मिलती है। इन्वेस्टमेंट करता है, तब रिजल्ट क्या मिलता है, उसको फसल मिलती है, उसको इनाम के तौर पर फसल मिलती है। उसी तरीके से देश की पॉपुलेशन पर, देश की अगर पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल बनाना है, ह्यूमन कैपिटल बनाना है, तो उसमें निसंदेह उसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। क्या करना होगा? इन्वेस्टमेंट। और वो इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाएगा? लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन। उसको एजुकेटेड करो, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करो, उसको ट्रेनिंग दो, उसको प्रशिक्षण दो, उस जनता को मेडिकल केयर दो, बीमार होने पर उसको मेडिकल केयर करो। तो ये 3 चीज़ें अहम हैं, प्रमुख हैं, इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर उस देश की, अगर वो देश या उस देश की सरकार जो भी योजनाएं बनाती हैं, उसके अंतर्गत अगर एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करती है, उसको प्रोवाइड करती है जनता को, तो रिटर्न में उसको लाभ ही मिलता है, नुकसान नहीं होता। उसको रिटर्न में, बदले में क्या, जैसे जापान का हुआ, उसको रिटर्न में क्या हुआ, फायदा हुआ, वो डेवलप बन गया, कई तरीके से डेवलप हुआ। यहाँ पर तो आप ये जान चुके होंगे पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल कब बनाया जा सकता है, जब उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। और कैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे? एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर का। यहाँ पर हमने कुछ टर्म्स लिखे हैं जो अक्सर इस चैप्टर में यूज किए जा रहे हैं, उसको भी जानना जरूरी है। जैसे एसेट माने होता है पूंजी। एसेट का मतलब क्या होता है? पूंजी। और पूंजी हमारी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि आपकी लैंड, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें, लैंड भी हमारी पूंजी है। घर में रखे हुए हमारे पैसे, गहने, वो भी हमारी पूंजी है, तो उसको एसेट बोला जाता है। यहाँ एसेट का मतलब होता है पूंजी। ये यूज किया गया टर्म इस चैप्टर में। फिजिकल कैपिटल में आपने इसके पहले वाले चैप्टर में इसकी चर्चा की है, पढ़ा होगा आपने। फिजिकल कैपिटल जब व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है किसी चीज पर, लॉन्ग टाइम को देखते हुए, लंबे समय को देखते हुए जब इन्वेस्टमेंट करता है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को फिजिकल कैपिटल बोलते हैं। जैसे कि बिल्डिंग बना देना, जैसे लोग घर बनवाते हैं, स्कूल बनवाते हैं, हॉस्पिटल बनवाते हैं, या कोई मशीनरी ले लेना, चाहे गांव के ट्रैक्टर ले लेना या बड़ी बड़ी मशीनें, कोई भी चीज लेना, और इसका यूज ये ध्यान में रखते हुए कि इसका यूज हम लंबे समय तक करेंगे, और करा भी जाता है, तो उसको फिजिकल कैपिटल बोलते हैं। ह्यूमन कैपिटल आप समझ चुके होंगे, ऊपर बताया है, इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और किस तरीके के इन्वेस्टमेंट? वो 3 तरीके के इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, ताकि हम उसको प्रोडक्टिव बना सकें। क्या बना सकें? प्रोडक्टिव।
और लाइबिलिटीज का मतलब होता है बोझ। हमें बोझ नहीं बनना, हमारे देश को बोझ नहीं बनना। लाइबिलिटीज, बोझ। ठीक है। एक जर्मनी का तानाशाह था, हमको कहानी याद आ रही है, एडोल्फ हिटलर। उसकी सेनाएं में यंग लोग थे, वो बूढ़े लोगों को या जो हैंडीकैप लोग होते थे उनको नहीं रखता था, उनको हटा देता था, या तो उनको मरवा देता था या उनको हटा देता था। गैस चैम्बर बना रखे थे, उसमें झुकवा देता था। क्यों? वो सेना पर लाइबिलिटीज नहीं बनाना चाहता, वो चाहता था प्रोडक्टिव हो, हमारी सेना काम करे। ऐसे लोगों को ढोना नहीं है, लाइबिलिटीज नहीं बनना है। तो ये चीज थी, ये कहानी यहाँ पर लिंक करती है, इसलिए मैंने आपको बताया। अब इस चैप्टर को और अच्छी तरीके से, पीपल एज ए रिसोर्स को और अच्छे तरीके से समझाने के लिए आपकी एनसीईआरटी बुक में एक कहानी दी गई है, एक स्टोरी बताई गई है। इसके बताने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे देश ने किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल का इस्तेमाल किया और कई फील्ड में उसने सफलता हासिल की, सक्सेस हासिल की। जैसे आपके चैप्टर में दिया हुआ है एक बॉक्स में, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। उस समय हमारे लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनकी अगुवाई में हमारे देश ने जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का जो एम था, टारगेट था, उसको अचीव किया। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब इसमें जब HYV सीड्स को बोया गया, हाई याल्डिंग वैरायटी सीड्स जब बोए गए और ये टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल किया, तो हमारे देश में खूब पैदावार हुई। और जब पैदावार खूब होने लगी, उसी को यहाँ नाम दिया गया है ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये किसका सबब है? टेक्नोलॉजी, ह्यूमन कैपिटल की बुद्धिमत्ता का सबब है। समझ में आ रही? इसी तरीके से हमने IT सेक्टर में बहुत ज़्यादा उन्नति की। हमारे जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस, उनको ट्रेन किया, उनको प्रशिक्षित किया गया। तो उन्होंने क्या किया? IT सेक्टर में कितना डेवलप किया। आज हम लोग क्या है, सॉफ्टवेयर में नंबर 1 पे आते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे वर्किंग क्लास के लोग हाथों हाथ ले लिए जाते हैं फॉरेन में। तो हम लोगों ने एक IT सेक्टर में भी एक अभूतपूर्व एक स्थान बनाया है। अब इस कहानी को समझते हैं। इसमें आपकी बुक में दी गई है, एनसीईआरटी में एक कहानी है शकल और विलास की। ये दोनों मित्र होते हैं, ये दोनों फ्रेंड हैं। कौन है ये? फ्रेंड। और एक ही गांव में रहते हैं, और जिस गांव का नाम है सीमापुर। सीमापुर नाम के गांव में रहते हैं। शकल की आयु जो है 12 ईयर्स ओल्ड है, 12 साल का है। और वहीं विलास की उम्र 11 साल की। समझते जाइएगा, दोनों कहानी आपको आउटपुट निकल के भी आ जाएगा। तो शकल की आयु 12 साल की थी और विलास की आयु 11 साल की। दोनों की सरकमटेंसेस अलग अलग थे। अब हुआ क्या? शकल के जो माता पिता थे, उनका नाम था, यहां लिखे दे रहे हैं, बूटा चौधरी और मां का नाम था शीला चौधरी। शीला। बूटा चौधरी जो थे एक फार्मर थे, किसान थे, एग्रीकल्चर करते थे, एक किसान थे। और जो शकल था वो माँ के घरेलू डोमेस्टिक वर्क में मदद किया करता था। घर के काम में, जो घर के काम होते हैं वो उसमें मदद किया करता था। आप चित्र में देख सकते हैं, एक महिला जो है खाना पका रही है, तो वो जो खाना पकाने में मदद करता था, सब्जी काट देने में या कोई चीज़ सामान देने में। ठीक है ना, आप चित्र में दिख रहा होगा। तो उस चित्र में ये बताया गया है, शकल जो था पहले वो घर के घरेलू कामों में मदद किया करता था। अब क्या हुआ, एक दिन पिताजी ने डिसाइड किया कि शकल को उसका समय खराब नहीं करना है, हमें उसको पढ़ाना है। तो माता पिता ने ये डिसाइड जब हो गया, डिसीजन ले लिया, तो उन्होंने अगले दिन गांव के ही एक विद्यालय में, स्कूल में शकल का एडमिशन करा दिया। और शकल जो था वो पढ़ने में अच्छा था, उसका मन लगता था, मेरिटोरियस था। क्या था?
मेरिटोरियस था, मेरिटोरियस बॉय था, पढ़ने में मन लगता था। उसने उसी गांव में मैट्रिकुलेशन किया, उसके बाद हायर सेकेंडरी किया, मीन्स 10th क्लास पास किया, 12th पास किया। पिताजी पढ़ाते रहे और पिताजी ने कहा 12th के बाद भी आपको पढ़ाई रोकनी नहीं है, आपको हायर एजुकेशन के लिए आपको वोकेशनल कोर्स करना है। क्या करना है? वोकेशनल कोर्स। और उन्होंने वोकेशनल कोर्स जो है कंप्यूटर में कराया। किस में कराया? कंप्यूटर। कंप्यूटर का एक प्रोग्राम होता है, तो उसका एक कोर्स कराया वोकेशनल कोर्स में। लड़का मेरिटोरियस था, सारे एग्जाम पास करते आ रहा था। कुछ ही दिनों में इसने वोकेशनल कोर्स भी समाप्त कर लिया। जल्दी ही उसको एक बड़ी सी फर्म में, वहां की एक फर्म कंपनी में एक जॉब मिल गई। और इतना मेहनती था उस कंपनी में, उसने वहां पर एक सॉफ्टवेयर बनाया, नया डिजाइन किया। सॉफ्टवेयर वहां पर क्या किया उसने? डिजाइन किया। और इस सॉफ्टवेयर ने उस कंपनी की जो है सेल, उस कंपनी की जो बिक्री थी, सेल, वो बढ़ गई। अब भाई किसी की कंपनी की बिक्री बढ़ा दोगे तो उस कंपनी का जो बॉस होगा वो खुश होगा ना। उसने बुलाया, उसने कहा हम आपसे बहुत खुश हैं, हम आपकी नौकरी में प्रमोशन देते हैं और आपकी सैलरी को भी इजाफा, बढ़ोतरी करते हैं। तो आपने देखा इस केस में सकल की तो लाइफ सेट हो गई। और इस केस को बोलते हैं वर्चुअस साइकिल। यहां पर क्या नाम दिया गया है? ध्यान रखिएगा, इस केस को क्या बोलते हैं? वर्चुअस, वर्चुअस साइकिल। इसको बोलते हैं वर्चुअस साइकिल। VIR हो गया, वर्चुअस साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्चुअस साइकिल। इसमें सर्कल को एक नया हॉरिजन मिला, एक नई दिशा मिला। अब इस वर्चुअस साइकिल का मतलब, अब उसका तो लाइफ सेट हो गई, उसके आने वाली जो जनरेशन होगी वो भी अच्छी पढ़े लिखेगी, क्योंकि खुद पढ़ा लिखा है, तो उसका सिस्टम ही चलता रहेगा। वो एडवांटेज की ओर जा रहा है। इसी को बोलते हैं वर्चुअस साइकिल बोलते हैं। VIRTUOUS, वर्चुअस साइकिल। तो ये कहानी समझ में आ गई। अब आते हैं विलास। विलास का क्या था? विलास के पिताजी का नाम था महेश। आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है महेश। ये एक फिशरमैन थे। क्या थे? मछुआरे। फिशरमैन का मतलब होता मछुआरा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके पिताजी की मृत्यु हो गई जब विलास 2 साल का था, तभी इनकी मृत्यु हो गई किसी कारणवश। अब पूरे परिवार की जो जिम्मेदारी होती है वो किस पे आ गई? नेचुरली माँ पे आ गई। माँ ने क्या किया? वही काम जो पति करते थे। वो गांव से ही मछलियां खरीद लाती थी लैंड ओनर से, और उसको जाके मंडी में, बाजार में बेच देती थी। इससे लगभग 150 रुपए पर डे वो कमाती थी। बहुत ही लिटिल अमाउंट होता है, इसको बोला गया मीगर अमाउंट। आपकी बुक में क्या कहा गया है? मीगर वैल्यू। मीगर माने होता है बहुत ही कम। अब कैसे तैसे वो अपना पालन पोषण करती थी। सही न्यूट्रिशंस वैल्यू नहीं मिल पाती थी। इतने कम पैसे में परिवार कैसे न्यूट्रिशन वैल्यू को एब्जॉर्ब करेगा, कैसे बियर करेगा? तो न्यूट्रिशन वैल्यू ना मिल पाने के कारण विलास को एक रोग हो गया आर्थराइटिस का। आर्थराइटिस होता है जो गठिया भाई बोलते हैं, जिसमें चलने में दिक्कत होती है व्यक्ति को, जो घुटने में हो जाती है आर्थराइटिस। तो यहां पर विलास को जो है आर्थराइटिस हो गया। कुछ दिनों बाद क्या हुआ? विलास भी जो है, हालांकि विलास का एक भाई भी था मोहन, मोहन की भी देख रेख करता था, माँ की देख रेख करता, घरेलू काम ये भी करता था, लेकिन इसका पढ़ाई में इंटरेस्ट भी नहीं था। कुछ ऐसे हालात थे घर के कि पढ़ाई में इंटरेस्ट भी नहीं था। माँ की अचानक बीमार हो गई, सिक हो गई, तबीयत खराब हो गई। अब बीमार हो जाने के कारण अब जिम्मेदारी किस पे आ गई? विलास पे आ गई। वही काम मजबूरन विलास को भी करना पड़ा, मछली खरीदना और बाजार में बेचना, और जो थोड़ा बहुत मिल जाता था उसी से गुजर बसर करना। बात समझ आ रही है? तो आप देख रहे
उसकी लाइफ क्या हो रही है, स्पॉयल हो रही है। वो एक नेट में, एक जाल में फंसता जा रहा है, और इस साइकिल को बोलते हैं विशियस साइकिल। क्या बोलते हैं? विशियस साइकिल। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, डिफरेंस क्या होता है वर्चुअस साइकिल और विशियस। तो वर्चुअस साइकिल एक पॉजिटिव वे की तरफ ले जाता है, एक न्यू हॉरिजन देता है। वहीं विशियस साइकिल क्या करता है? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड ले जाता है, जैसे कि विलास को नीचे की तरफ ले जा रहा है। तो इस तरीके से दोनों केस में आपने समझा कि किस चीज की इंपॉर्टेंस होती है, एजुकेशन की, ट्रेनिंग की और मेडिकल केयर की। जापान के केस में आपको बता दें, जापान डेवलप क्यों किया, अभी हमने आपको बताया था। तो जापान ने अपने ह्यूमन कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट किया, और इन्हीं तीनों चीजों का उसने एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर पर खूब पैसा इन्वेस्ट किया। जापान का हेल्थ स्ट्रक्चर इतना अच्छा है, इतना अच्छा माना जाता है कि सबसे अधिक आयु तक जीने वाले जो लोग होते हैं वो किस देश में पाए जाते हैं? तो वो जापान में। 100 तो पूरा करना वहाँ आम बात है, 90, 100 के भी ऊपर चले जाते हैं, 110, 115। इतनी आयु, इतना अच्छा हेल्थ स्ट्रक्चर है कि वहाँ के लोग इतना जीते हैं। लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी होती है वो इतनी है। वहाँ के लोग इतने एजुकेटेड हैं, इतने ट्रेंड हैं। आपने सुना होगा रोबोट बना लिया उन्होंने। आज के उनके क्लास में रोबोटिक पढ़ाई चलती है, रोबोट आता है। वहाँ उनके पेरेंट्स के साथ रोबोट खेलते कूदते हैं, टाइम बिताने के लिए किस समय नहीं उनके पास, तो वो रोबोट दे दिया है। पेरेंट्स रोबोट से खेलते कूदते हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। तो जापान इस तरीके से डेवलप बना। अगर क्वेश्चन आ जाए कैसे, तो उसने इन्वेस्टमेंट किया, और किस चीज़ों का ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ मैंने बताया, इन्हीं चीज़ों का इन्वेस्टमेंट करके जापान क्या बना? डेवलप बना। अब एक चीज, दोनों केस, सकल और विलास के केस को पढ़ने से ये समझ में आ गया, आजकल क्या होता है, आपकी बुक में दिया भी हुआ है कि जो जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, देखा गया है कि वो पेरेंट्स अपने बच्चों पे पढ़ाई लिखाई पर, किसी स्किल पर, किसी ट्रेनिंग पे ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, तैयार रहते हैं, खर्च करते भी हैं। क्यों करते हैं? कि एक्चुअली वो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को खुद भी जानते हैं। एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस को उन्होंने देखा है, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। तो आजकल आपकी बुक में दिया हुआ है कि वो जो है पढ़े लिखे पेरेंट्स ज़्यादा पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर रहे हैं। अच्छा भी है, और साथ साथ अपने बच्चे के न्यूट्रिशन को भी ध्यान रख रहे हैं, ताकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती रहे, उसकी खान पान का भी ध्यान रह रहे हैं। बात समझ आ रही? इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए वो आने वाले समय में एक प्रोडक्टिव बनेगा। और ऐसा व्यक्ति, जैसे कि आपने देखा कि सकल जो है एक अच्छी फर्म में जॉब पा गया, एक नया हॉरिजन मिल गया उसको, तो इससे उसी को फायदा नहीं हुआ, इससे एक समाज को फायदा हुआ, सोसाइटी को फायदा हुआ, और बल्कि सोसाइटी को क्या हम कहेंगे, पूरे देश को फायदा हुआ। क्यों? जब कोई तरक्की करता है, देश की पॉपुलेशन तरक्की करती है, तो इसकी इनकम नेशनल इनकम में जोड़ी जाती है ना। नेशनल इनकम है, जिसको जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी, हर देश अपना एक जीडीपी तय करता है, जीडीपी निकालता है। और जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आपको मालूम होना चाहिए, जीडीपी में उसकी वैल्यू जुड़ी जाएगी। और आजकल जो एजुकेशन व्यर्थ नहीं जाती, रिजल्ट में नौकरी तो मिलती है, नहीं मिलती है तो वो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए अपनी योग्यता के हिसाब से वो क्या करता है? फायदा पहुंचाता है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपनी पढ़ाई के दम पे ही तो मिसाइल बनाई। आज हमारा देश मिसाइल में नंबर 1 पे है, उनको मिसाइल मैन कहा जाता है। ठीक है ना? तो ऐसे तमाम सारे लोग हैं, जो योग्यता उन्होंने थी, उन्होंने उस योग्यता को समाज में दिया। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो नौकरी ही करें। बहुत से लोग हैं नौकरी नहीं किया, उन्होंने समाज को मोटिवेट किया, समाज को एक नई दिशा दिखाई। ठीक है? तो अब अगला टॉपिक आपका जो आ रहा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमेन।
अब जानेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज मैन के द्वारा और वुमेन के द्वारा, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमेन। किसी भी देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मैन भी इन्वॉल्व रहते हैं और वुमेन भी इन्वॉल्व रहती हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम समझेंगे। तो आपको बता दें, जो भी एक्टिविटी होती है इकोनॉमी में, उस एक्टिविटी में यहाँ दो लोग इन्वॉल्व रहते हैं, वुमेन और मैन, दोनों लोग इन्वॉल्व रहते हैं एक्टिविटी में। और दोनों का सिस्टम समझेंगे इस चैप्टर में, एनसीईआरटी बुक में। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जैसे कहा गया ना वेरियस एक्टिविटी, तो वेरियस एक्टिविटी मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पर तीन प्रकार की जो है मेन एक्टिविटी होती हैं हमारे देश में। तीन मेन एक्टिविटी होती हैं, इसी को मेन एक्टिविटी कहा जाता है। एक होती है प्राइमरी एक्टिविटी, दूसरी होती है सेकेंडरी एक्टिविटी, और तीसरी होती है टर्सरी एक्टिविटी। अब प्राइमरी में कौन कौन सी एक्टिविटी आती है, उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे रखा है, ये आपको एग्जाम में आएगा तो लिखना पड़ेगा। तो प्राइमरी में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है, फॉरेस्ट्री भी आती है, एनिमल हस्बेंड्री, यहाँ पर जानवरों को पाला जाता है किसी न किसी प्रॉफिट के लिए, चाहे वो दूध के लिए चाहे ऊन के लिए, वो एनिमल हस्बेंड्री होती है। और फिशिंग एक्टिविटी, मछलियों को बेचने के लिए, मछलियाँ पकड़ना उनको बेचना, ये भी फिशिंग एक्टिविटी भी है। गांव में मछलियों को पाला जाता है तालाब में। पोल्ट्री फार्मिंग होती है जिसमें मुर्गियों को पाला जाता है, मुर्गी, और उनके अंडों को बेचा जाता है, तो ये भी प्राइमरी सेक्टर में आती है। इसके अलावा माइनिंग और क्वेरिंग, खनन और उत्खनन, ये दोनों एक्टिविटी जो है प्राइमरी में आती है। हमारे भूगर्भ में तमाम सारी चीज़ें छिपी हुई हैं, उसको माइन करके निकाला जाता है, खनन करके, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, लोहा हो, एल्युमिनियम हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको क्या किया जाता है, एक मिनरल्स और जो उसके ओर्स होते हैं वो निकाले जाते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वो भी एक्टिविटी किस में आती है, प्राइमरी में। प्राइमरी में एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटी है, अगर हम आपसे पूछे कौन करता था कहानी में, तो आप जान जाएंगे बूटा। बूटा जो चौधरी था, बूटा चौधरी, वो एग्रीकल्चर था, फार्मर था, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करता था। और ये जितनी भी एक्टिविटी है तीनों प्रकार की, ये हमारे देश का जो जीडीपी होता है उसमें जोड़ा जाता है। देश की तरक्की, जीडीपी जितना ज़्यादा होगा देश तरक्की उतना अधिक करेगा। तो जो बूटा चौधरी थे वो एक प्राइमरी एक्टिविटी करते थे जिसमें एग्रीकल्चर आता है, फार्मर थे, और उनकी इनकम को नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग आता है। मैन्युफैक्चरिंग माने होता है निर्माण, किसी चीज़ का निर्माण करना, छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, निर्माण करना। चाहे वो पार्ले जी का बिस्कुट बनाया जा रहा हो या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनाई जा रही हो, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ठीक है ना, कितने व्हीलर होते हैं, वो गाड़ियाँ बनाई जा रही हो। तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग वर्क होते हैं वो सारे के सारे वर्क किस में आते हैं, सेकेंडरी में। और सेकेंडरी में जो वर्क होता है विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी, इन्हीं से मिलने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, इन्हीं की मदद से उन चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जाता है। यहाँ पर भी लोगों को जॉब मिलता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, यहाँ पर भी लोग जॉब मिलता है, जिस इंडस्ट्रीज़ में है मैन्युफैक्चरिंग जॉब प्रोवाइड होता है। इसके बाद आते हैं टर्सरी सेक्टर में। इसमें ट्रेड आता है, व्यापार करना, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, मतलब जो घूमने जाते हैं पर्यटक, विदेशों से आते हैं, हम लोग जाते हैं, तो वो टूरिज्म में आता है, और सर्विसेज और इंश्योरेंस। एक्चुअली हम लोग टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कह देते हैं। ये कहा जाता है
कि टर्सरी सेक्टर कौन सा होता है, सर्विस सेक्टर। जितनी भी सर्विस लोग करते हैं वो टर्सरी में ही आता है, चाहे वो कम्युनिकेशन में हो, बैंकिंग में हो, एजुकेशन में हो, जितने भी वर्क करते हैं सर्विस, इसीलिए इसको दे दिया गया नाम सर्विस सेक्टर। तो जब भी आप सर्विस सेक्टर कहा जाए तो आप समझ जाइएगा क्या है, बात हो रही है टर्सरी सेक्टर। तो ये रही बात तीनों सेक्टर की। अगर इसमें से कोई एग्जाम्पल पूछा जाता है एग्जाम में तो आप लिख लेंगे, ठीक है। इसी में नीचे आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, यहाँ पर दो टाइप की, और इन्हीं को बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये तीनों टाइप की जो एक्टिविटी या जॉब वाला वर्क होता है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है मार्केट एक्टिविटी, क्या होता है, ये लिखा हुआ है मार्केट एक्टिविटी, और एक होता है नॉन मार्केट एक्टिविटी। तो मार्केट एक्टिविटी में क्या इन्वॉल्व होता है, रिम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म फॉर प्रॉफिट। ऐसा व्यक्ति जो काम करता है किसी प्रॉफिट के लिए, रिम्यूनरेशन माने होता है उसका मेहनताना के लिए। जब मेहनताना पाने के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए जब वो फील्ड में काम करता है तो उसको बोलते हैं मार्केट एक्टिविटी, ठीक है। तो बाजार में अब कोई इलेक्ट्रीशियन आया, आपके घर में कुछ खराब हो गई लाइट, उसको सही करने आया, तो आप मेहनताना देते हैं ना, तो वो मार्केट एक्टिविटी है। जैसे विलास नाम का लड़का या विलास की माँ जो है वो क्या करती है, बाजार में मछलियां बेचती है, तो बाजार में वो काम कर रही है ना, तो बाजार में जो काम कर रही है इसको मार्केट एक्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या होती है यार, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो स्वयं के यूज के लिए की जाती है। इसका एग्जाम्पल अगर हम दें अपने मन से, तो जैसे कि घर में मम्मी ने बेसन का लड्डू बनाया, तो बेसन का लड्डू सबने खाया परिवार में, पापा ने खाया, मम्मी ने खाया, भैया ने खाया और स्वयं भी खाया। तो जो लड्डू बनकर आया वो सब खाया, तो वो क्या हो गया, सेल्फ कंजप्शन, तो उसको बोलेंगे नॉन मार्केट एक्टिविटी। लेकिन वही लड्डू बनाकर अगर मम्मी मिठाई वाली दुकान में बेचे, मान लो पापा की मिठाई की दुकान है, और वही बेसन का लड्डू जो है पापा की दुकान में बना बना के भेज रही है और बेचा जा रहा है बाजार में, तो कौन सी एक्टिविटी होगी, मार्केट एक्टिविटी, ठीक है। समझ में आ गया इस एग्जांपल से कि मार्केट एक्टिविटी क्या होती है और नॉन मार्केट। तो नॉन मार्केट एक्टिविटी सेल्फ कंजम्पशन के लिए, किसान अगर खेती बाड़ी कर रहा है अपनी जमीन पर और जो भी पैदा कर रहा है वॉट एवर ही ग्रोज, तो वो अपने अगर सेल्फ घर के लिए यूज कर रहा है तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी होगी। लेकिन अगर वही किसान बड़ी जमीन में पैदा कर रहा है और उसमें पैदावारी को जाके बाजार में बेच रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, मार्केट एक्टिविटी। अब आपने देखा बूटा जो वर्क करते हैं तो वो तो मार्केट एक्टिविटी हो गई, वहीं पर उनकी जो वाइफ हैं या शकल की माँ कह लीजिए, वो घर में जो डोमेस्टिक कोर्स होते हैं, डोमेस्टिक वर्क होते हैं, खाना पकाना, बर्तन साफ करना, यूटेंसिल जिसको बोलते हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज जो करती हैं वो नॉन मार्केट एक्टिविटी में आती है। इसके लिए उनको कोई वेतन नहीं मिलता, ठीक है, वो सेल्फ के लिए कर रही है, परिवार के लिए कर रही है, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी हो जाएगी। वहीं पर बूटा जो काम कर रहे हैं वो मार्केट एक्टिविटी हो जाएगी। अब एक चीज ध्यान रखने वाली है, जैसे विलास या विलास की माँ जो मछलियां पकड़ के काम बाजार में बेचती थी, तो उसकी भी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, मार्केट एक्टिविटी। लेकिन अगर जो घर में काम कर रही डोमेस्टिक वर्क, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा हमारा नॉन मार्केट एक्टिविटी हो जाएगा। बात समझ आ रही, हाँ। अब देखा गया है जो महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं उनके सैलरी में, उनके वेतन में इजाफा होता है, बढ़ोतरी मिलती है। जो नॉन एजुकेटेड वुमेन होती हैं उनको उतनी सैलरी नहीं मिलती, और वहीं पर जो पढ़ी लिखी होती हैं महिलाएं उनको सैलरी अच्छी मिलती है। लेकिन ये भी देखा गया है कि अगर महिलाओं की पुरुषों से तुलना की जाए तो वुमेन्स आर लो पेड एज कंपेयर टू मैन। महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता है, और मार्केट में उनकी कुछ सिक्योरिटी भी नहीं रहती, ना तो जॉब सिक्योरिटी रहती है, ना तो उनकी कोई लीव मिलती है, जैसे मैटरनिटी लीव होती है, डिलीवरी के टाइम में उनको जो लीव मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है।
उसका अगर छुट्टी लेती है तो वेतन काट लिया जाता है, उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं रहती, कोई सिस्टम नहीं रहता। तो महिलाएं जो है मार्केट एक्टिविटी में इनसिक्योर रहती हैं। हालांकि अब ज़माना बदल रहा है, अब ऐसा नहीं है, अब पढ़ी लिखी महिलाएं उसके लिए भी मांग कर रही हैं कि हमें जो है सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आज भी प्राइवेट संस्थाओं में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में अभी सुविधाएं उनको मैन के मुकाबले नहीं मिल रही हैं। बात समझ आ रही। तो ये एक आपका टॉपिक दिया था महिलाओं पुरुषों को, ठीक है। जो ज़्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी हैं वो अलग अलग फील्ड में जा रही हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जा रही हैं, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जा रही हैं, या इंडस्ट्रीज़ में जा रही हैं, आईटी सेक्टर में जा रही हैं, बैंकिंग में जा रही हैं, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है आपके बुक में दिया है, एनसीईआरटी की बुक में। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब होता है जनसंख्या की गुणवत्ता। क्या होता है कि हमारे देश में जनसंख्या तो है, क्या उसकी गुणवत्ता भी है? तो उसकी गुणवत्ता को भी एनालाइज करना चाहिए। कैसे करेंगे? वो 3 चीज़ों पर निर्भर करती है, जैसे कि उस देश में रहने वाली लिटरेसी रेट, जनता कितनी साक्षर है। लिटरेसी रेट का मतलब होता है साक्षरता दर, कितनी पढ़ी लिखी है। उस देश में रहने वाले लोगों का जो हेल्थ स्ट्रक्चर कितना अच्छा है, उस देश में रहने वाले लोग कितने स्किल्स हैं, ठीक है ना। उस देश में रहने वाले लोग कितने स्किल हैं, और उस देश में रहने वाले लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, कितना समय तक वो जीते हैं। तो ये 4 चीज़ें जो हैं ये किसी भी देश की क्वालिटी का निर्धारण करती हैं। पहली चीज़ लिटरेसी रेट, दूसरी चीज़ हेल्थ, तीसरा स्किल, और तीसरा चौथा क्या हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये चारों चीज़ें जिस देश में ज़्यादा होंगी, नेचुरली उस देश की जो ग्रोथ रेट होगी वो भी इजाफा होगा, बढ़ेगा। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इन 4 चीज़ों में निर्भर करता है, और इन चारों चीज़ों के आने से उस देश की जो ग्रोथ रेट होती है वो बढ़ती है। जैसे कि जापान के केस में आप देख लीजिए, जापान के केस में क्या है, उसका ग्रोथ रेट इन्हीं चारों चीज़ों के कारण बढ़ा, आज डेवलप देश बना, रिच कंट्री बना, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन की क्वालिटी के बारे में 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है। अब आगे हम आपको बताने जा रहे हैं, जो आगे के एनसीईआरटी में बुक में दिए गए टॉपिक हैं उसको शॉर्ट में बता रहे हैं ताकि पूरा चीज़ समझ में आ जाए। एजुकेशन एक टॉपिक दिया है, दूसरा टॉपिक आपके बुक में हेल्थ पे दिया हुआ है, और तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो आपको बता दें, हमारा देश जब आज़ाद हुआ, जब रिपब्लिक बना, अब कब बना सभी को मालूम है, 26 जनवरी 1950 को हम लोग रिपब्लिक बने। क्या बने? रिपब्लिक बने। उसके बाद आज़ाद हो गए तो देश ने एक प्लान बनाया जिसको हम लोग पंचवर्षीय योजना बोलते हैं, और सरकार ने 5 सालों का एक प्रोग्राम तय किया कि हर 5 साल में हमारे देश में जो अलग अलग फील्ड हैं उसको एनालिसिस करेंगे कि हमने उस फील्ड में कितनी तरक्की की या तरक्की नहीं की। तो पहली पंचवर्षीय योजना, जिसको फर्स्ट 5 ईयर प्लान कहते हैं, जो 1951 में बनाई गई, 1951-52 बोला जाता है। तो 1951 में जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया गया उसमें एजुकेशन में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया, ताकि हमको आगे बढ़ना है ना, देश को आगे ले जाना है। तो याद रखिएगा डाटा क्या है, 151 करोड़ रुपए एजुकेशन में लगाए गए, और आगे हर 5 साल में इसका बजट बढ़ाते गए। जब हम 11वीं पंचवर्षीय योजना में पहुंचे तो ये बजट बढ़कर कितना हो गया, 3766.90 करोड़। लमसम 4000, आप कह सकते हो लमसम 4000 करोड़ रुपए 11th प्लान में, यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में बजट बढ़ा दिया एजुकेशन में। जब हम 1951 में थे तो हमारे देश की जो लिटरेसी रेट
जिसको साक्षरता दर कहते हैं, वो कितनी थी? 18% थी। जब हम 2010 और 11 में आए, साल 2010 और 11 में आए, तो जब इसका पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसका एनालिसिस किया गया, तो ये लिटरेसी रेट जो है कितना बढ़ गई? 74%। आज और भी बढ़ गई होगी, 2, 4, 10, 5% बढ़ गई होगी। तो आज़ादी के बाद लमसम 1951 में 18% थी साक्षरता दर देश की, जो कि बढ़कर कितनी हो गई? 74% हो गई। कितनी हो गई? 74%, 74%। आज हमारे देश में केरला एक ऐसा स्टेट है जहां पर लिटरेसी रेट जो है 94% हो गया। 94, 6 कम 100, 94% पे आ गया है। और वहीं लोवेस्ट, ये सबसे हाईएस्ट है लिटरेसी रेट, और सबसे लोवेस्ट जो लिटरेसी रेट जिस स्टेट में है वो बिहार का है, 62%। तो मैक्सिमम जो हाईएस्ट दिया गया है लिटरेसी रेट इन इंडिया, तो वो केरला में 94%, और लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया बिहार में है 62%। सरकार ने इतना पैसा लगाने के बाद भी देखा कि जो बच्चों का जो एनरोलमेंट है वो नहीं हो रहा है, और होने का कारण है पुअर क्वालिटी एजुकेशन देना। स्कूल तो खोल दिए, 7.48 लाख खोल दिए पूरे भारत में प्राइमरी स्कूल, ताकि लड़कियों को एलिमेंट्री एजुकेशन मिल पाए, शिक्षा का स्तर बढ़े। लेकिन इसके बाद भी जो बच्चों का गांव में खोले गए विद्यालयों में एनरोलमेंट था वो ड्रॉप हो गया, डाउन हो गया। तो सरकार ने जब इस पंचवर्षीय योजना में इसको देखा, तो एक निर्णय लिया, एक योजना बनाई, और ये थी सर्व शिक्षा अभियान। ये क्या था? सर्व शिक्षा अभियान, जो सरकार ने 2010 में शुरू की। सर्व शिक्षा अभियान 2010 में शुरू की, और इस योजना में 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ये एक नियम बनाया। और केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर इस योजना को बढ़ावा दिया, और इसका अगली पंचवर्षीय योजना में जब एनालिसिस किया तो देखा कि बच्चों का जो इनरोलमेंट जो था वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो सरकार को लगा ऐसी कोई योजना और चलानी चाहिए ताकि और बढ़े। तो सरकार ने जो है मिड डे मील योजना चलाई, जिसके अंतर्गत सरकारी स्कूलों में, प्राइमरी में स्कूलों में बच्चों को जो है खाना फ्री में दिया जाता है, लंच फ्री में दिया जाता है, और जो भी सरकार की योजना होती है उसका जो मेनू होता है उसके हिसाब से दलिया, सब्जी, पूड़ी, जो भी होता है मेनू, उसके हिसाब से बच्चों को दिया जाता है। ये भी बच्चों का एक आकर्षण का कारण बना। गांव के बच्चे स्कूलों में आने लगे, और स्कूलों में जो बच्चों की संख्या है उसमें इजाफा हुआ, बढ़ोतरी हुई। तो सरकार का जो लक्ष्य था उसने हासिल किया, और यही कारण है कि हमारा जो परसेंटेज था लिटरेसी रेट वो 18 से बढ़कर 74 और भी बढ़ गया होगा। इसके बाद आते हैं हेल्थ में। हेल्थ में हमारे देश में 381 मेडिकल कॉलेज हैं और 301 डेंटल कॉलेज हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज किन राज्यों में है? वो 4 राज्य दिए गए हैं आपकी बुक में, सबसे ज़्यादा इन्हीं में है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज जो मैक्सिमम जिस राष्ट्र में है, जिस देश में है या जिस राज्य में है, वो 4 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ठीक है। और हमने हेल्थ में भी स्ट्रक्चर में आपकी बुक में ग्राफ दिया हुआ है, उसमें भी तरक्की की है। हमारे हॉस्पिटल के बेड बढ़े हैं, डॉक्टरों की संख्या बढ़ी है। ठीक है। तो हमने जो फैसिलिटीज़ है वो हमने ज़्यादा किए, इम्प्रूव किए, और हेल्थ स्ट्रक्चर में सरकार ने पैसा भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है लास्ट टॉपिक है। अनएम्प्लॉयमेंट कई तरीके का होता है। एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एक डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एक एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो सीजनल क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। किसान क्या करता है? खेती बाड़ी करता है, जब बीज बो देता है, सब काम गुड़ाई उड़ाई हो जाती है, तो उसके बाद कई महीने के लिए उसके पास काम नहीं रहता, लगभग 3, 4, 5 महीने के लिए।
तो उस अवधि में वो क्या कहा जाता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, उसके पास कोई काम नहीं रहता। तो जब 3-4 महीने के लिए कोई काम नहीं रहता तो उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जैसे कोई एक फील्ड में 7 लोग काम कर रहे हैं, 7 लोग काम कर रहे हैं, जबकि जरूरत उस फील्ड में क्या है, 5 लोगों की। तो 2 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, घर के परिवार के लोग। तो वो 2 जो एक्स्ट्रा कर रहे हैं वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में आएंगे। क्यों? चाहे 5 लोग काम करें या 7 लोग काम करें, पैदावार तो उतनी होनी। अगर 2 हटा भी देंगे तो उस फील्ड से उतना ही पैदा होगा जितना कि 7 काम कर रहे हैं। तो जो 2 एडिशनल लोगों को डाला गया है तो वो एडिशनल उनकी जरूरत नहीं है, जब तभी वो काम कर रहे हैं, तो वो 2 लोग क्या कहलाएंगे, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाएंगे। आजकल कॉमन है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। पढ़े लिखे लोग अर्बन में, शहरों में हायर एजुकेशन पा लिया है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो ये कॉमन चीज़ मिल गई है वहाँ पर शहरों में कि उनको जो है एम्प्लॉयमेंट ना मिल पाने के कारण शहरों में देखा गया है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है और पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। तो ये सरकार समाधान ढूंढ रही है, कर रही है कि उनको कई तरीके की ट्रेनिंग देकर उनको जो है अनएम्प्लॉयमेंट होने से बचाया जाए। लेकिन संख्या इतनी बड़ी जनसंख्या है कि उसको कंट्रोल करना थोड़ा सरकार के लिए भी दिक्कत पैदा कर रहा है। तो ये कॉमन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट शहरों में ख़ास तौर पर देखा जा रहा है। इस तरीके से पूरा चैप्टर हमने आपका फिनिश कर दिया है। अब नेक्स्ट मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगला टॉपिक उठाएंगे किसी नई बुक में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू वेरी मच। और आपसे ये कहना चाहेंगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल टाइटेनियम हिस्ट्री, इसको सब्सक्राइब करें और जिनको ये ज़रूरत है उनको आप भेजें, शेयर करें और उनसे कहें कि सब्सक्राइब करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। इसी तरीके से आपके वीडियो हर चैप्टर के आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।